नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। दोस्तों, इस चैप्टर पे मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इस चैप्टर पे 3 और वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आज का ये वीडियो इस चैप्टर के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम कुल मिला के 2 टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणी, यानी कि समाज में जो वर्ग थे उसको बारे में जानेंगे। उसके बाद हम रोमन साम्राज्य में परवर्ती पूरा काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम जो इतिहास पढ़ रहे थे रोमन साम्राज्य का, वो पूर्ववर्ती काल था, यानी कि तीसरी सदी से पहले का समय काल था। और उसके बाद बीच में हमने तीसरी सदी का संकट बढ़ा था, ठीक है। और अब हम बात करेंगे परवर्ती काल के बारे में, ठीक है। परवर्ती काल जो कि चौथी सदी और उससे बाद का जो समय काल है उसके बारे में जानेंगे। और उस समय कौन कौन से परिवर्तन रोमन साम्राज्य में हुए थे उसकी बात करेंगे। तो यार, कुछ नए साथी दोस्त जो भी इस वीडियो में पहली बार आए, उन लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, टॉपिक है सामाजिक श्रेणियां, यानी कि इस टॉपिक में हम रोमन साम्राज्य के समाज में जो वर्ग थे, यानी कि समाज कितने भागों में बटा हुआ था, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यार देखिए, रोमन समाज में जो श्रेणियां थी, यानी कि जो वर्ग थे, वो 3 वर्ग थे। सबसे पहला था अभिजात वर्ग। देखिए दोस्तों, अभिजात वर्ग में एक तो सैनिक वर्ग को शामिल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और धनवान वर्ग होते थे। दूसरा अश्वरोही वर्ग, ठीक है। तो इन सब वर्गों को मिला के ये हम बात कर रहे हैं परवर्ती पूरा काल, मतलब लगभग चौथी सदी के आसपास जो रोमन साम्राज्य में जो वर्ग था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सैनिक वर्ग और दूसरा अश्वरोही वर्ग, इसको मिला के कौन सा वर्ग बना? अभिजात वर्ग, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते थे और इनके पास मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। अश्वरोही वर्ग यानी कि जो घुड़सवार सिपाही वगैरह होते थे उनको भी अश्वरोही वर्ग में शामिल किया जाता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में जो नौकरशाही और जो सेना में कार्य करने वाले लोग थे उनको मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता। नौकरशाही यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते थे या फिर जो सेना में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति थे, उन सबको मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता था। और ये ज़्यादातर मतलब जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्हीं पर निर्भर रहते थे, क्योंकि उन्हीं के पास नौकरी करते थे, तो उन्हीं के पैसों से मतलब इनका जीवन यापन हो पाता था, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में कौन से लोगों को शामिल किया जाता है? तो ग्रामीण श्रमिक है, खनन कार्य करने वाले कामगार है, या फिर प्रवासी कामगार है, या फिर गुलाम है, ठीक है, जितने भी दास है, इन सबको हम निम्न वर्ग में शामिल करते हैं। इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ज़्यादा गरीब होते थे ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो रोमन समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। दोस्तों, अगला टॉपिक है परवर्ती पूरा काल। परवर्ती पूरा काल यानी कि रोमन साम्राज्य में चौथी से लेकर 7वीं सदी के बीच का जो उद्भव, विकास और पतन का समय काल है, उसको हम परवर्ती पूरा काल कहते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरी सदी के संकट के बाद चौथी सदी में क्या होता है, रोमन साम्राज्य दोबारा से विकसित होने लग जाता है, ठीक है, विकास होने लग जाता है वहाँ पे। और फिर से 7वीं सदी आते आते तक फिर से इसका पतन हो जाता है। तो इसके बीच का जो पूरा जो समय काल है, चौथी से 7वीं सदी, वो परवर्ती पूरा काल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस समय काल में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 सम्राटों की हम बात करेंगे। 2 ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने रोमन साम्राज्य में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया, परिवर्तन लाया। एक तो कॉन्स्टेंटाइन की हम बात करेंगे। नाम याद रखना यार, क्या नाम बोला मैंने? कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या काम किया? तो सबसे पहले कॉन्स्टेंटाइन ने काम किया कि इसने ईसाई धर्म को राजधर्म बना दिया। इसके अलावा किसी और धर्म को ये मानता ही नहीं था, बल्कि इसने हम घोषित कर दिया कि हमारे जो राज्य का जो प्रमुख धर्म होगा वो ईसाई धर्म ही होगा। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने किया था सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था, जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का होता था। तो ये भी याद रखना यार, सॉलिड सिक्का किसने चलाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन ने एक और काम क्या किया कि इसने कुंस्तुतुनिया में अपनी राजधानी स्थापित की। रोमन साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया? कुंस्तुतुनिया को, ठीक है। अब कुंस्तुतुनिया कहाँ स्थित है भाई? देखो, कुंस्तुतुनिया एक ऐसी राजधानी थी जो तीनों तरफ से समुद्रों से घिरी हुई थी, ठीक है। और इसको कॉन्स्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसके बाद दूसरे सम्राट की हम बात करते हैं। दूसरा सम्राट है डायोक्लिशियन। क्या नाम बोला? डायोक्लिशियन। डायोक्लिशियन ने भी बहुत सारे बदलाव रोमन साम्राज्य में किया था। पहला बदलाव तो उसने ये किया कि उसको लगा कि रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब रोमन साम्राज्य बहुत ही दूर तक फैला हुआ है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसका कोई महत्व भी नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। इसके अलावा अपने साम्राज्य की सीमाओं पे किले बनवाने शुरू कर दिए, जिससे कि उसका साम्राज्य क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है।
इसके अलावा प्रांतों का दोबारा से गठन किया, जो उसके राज्य में मतलब उसके जो साम्राज्य में जितने ही प्रांत थे उसका दोबारा से गठन करवाया उसने। इसके अलावा सैनिक और असैनिक कार्य को अलग कर दिया, मतलब जो भाई सेना का जो काम होगा ना वो सिर्फ सेना ही करेंगे और सेना का काम जो नहीं होगा वो अपना दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया सैनिक और असैनिक कार्य में अंतर कर दिया इसने। इसके अलावा इसने क्या किया, अपने सेनापतियों को और ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, मतलब अपने सेनापति को और ज़्यादा अधिकार दिए, जिससे क्या हुआ कि उसके जो सेनापति थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो और पूरे पावर के साथ उसके साम्राज्य को और ज़्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। तो कैसे परवर्ती पूरा काल में जो बदलाव कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा और डायोक्लेशियन के द्वारा लाए गए थे वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो इस तरीके से आपका जो तीसरा चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यार इससे पहले की जितनी भी वीडियो है 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर, तो उनको भी आप जो लोग जरूर देख ली। और MCQ क्वेश्चन के ऊपर भी मैं इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो यार 20 क्वेश्चन का जो MCQ है वो मैं और अपलोड करने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी आप लोग अगर देखना चाहते हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जितने भी दोस्तों का कोई सवाल है तो यार सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।